Okay, so today we are going to start with the third unit of our semester 5 statistics, that is process control technique, जिसको हम statistical quality control भी कहते हैं. इसको actually quality control ही नाम देते हैं, that is better, क्योंकि it's one of the same thing, but it has more to do with the quality. Now, first of all, what is a quality? Quality का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट जो एक कस्टमर प्रोडक्ट में एक्सपेक्ट करता है. हम कोई भी चीज परचेस करें, हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये ऐसा तो होना ही चाहिए, इसमें ये गुण तो होना ही चाहिए, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक तो होना ही चाहिए. तो जो एक्सपेक्टेशन हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट को लेके, उस एक्सपेक्टेशन को हम लोग कहते हैं क्वालिटी. अब हमें ये जो चैप्टर है वो हमें समझना है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये पूरा चैप्टर जो है हमें प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से समझना है. देखो, कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या चाहेगा कि मेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो या तो मेंटेन रहे या तो बढ़े. अगर क्वालिटी घटेगी, इफ द क्वालिटी विल रिड्यूस, उसका सीधा असर कहां पड़ेगा? उसके डिमांड पे पड़ेगा. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी और क्वालिटी के कंट्रोल की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ क्वालिटी? तो आई टोल्ड यू कि क्वालिटी इज दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कस्टमर which it's expect from a characteristic of a product, or the consumer will accept the product if the product has such underlying characteristic. अब कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, कोई भी XYZ, लेट अस से मुझे कार खरीदनी है and you are buying let us say a Maruti Suzuki car. तो what your expectation would be कि भाई अच्छी क्वालिटी की होगी, अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी अगर मैं बेचूंगा तो, प्लस मुझे उस कार की क्वालिटी अच्छी मिलेगी इन द सेंस उसकी एवरेज अच्छी होगी, उसके इंटीरियर अच्छे होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह. तो आप एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो उस प्रोडक्ट का. आपका एक 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 चरित्र कहते हैं ना, तो वो हम दिमाग में डाल के जाते हैं. जैसे हम सपोज वी आर गोइंग टू लुक अ गर्ल और अ बॉय फॉर अ मैरिज, तो हमारे दिमाग में होता है कि भाई हाँ, अगर लड़का लड़की देखने जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है भाई लड़की में ये गुण होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. ऐसी लड़की भी सोच के रखती है कि लड़के में ये गुण होना चाहिए, इतना कमाना चाहिए, व्हाट XYZ. तो वही क्वालिटी एक कंज्यूमर, एक कस्टमर अपने प्रोडक्ट में एक्सपेक्ट करता है, और ये एक प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्वालिटी को वो मेंटेन करके रखे. और इस क्वालिटी को मेंटेन करके रखने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. इसके अंदर क्या होता है? स्टैटिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल में एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं. इस प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमें क्वालिटी मेंटेन करनी होती है. ठीक है, अगर ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से आपकी क्वालिटी घटी तो इसका मतलब योर प्रोडक्ट क्वालिटी इज डिटीरियोरेटिंग. You have to do something so that the quality of your product improves. Understand this. So this is the meaning of quality and quality control. अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्वालिटी में वेरिएशंस क्यों आते हैं? What are the reasons for the variations in the quality of the product? बेटा, थियरी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियरी के बिना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा. Now, if I want to divide or if I want to classify the variations in the quality of a product, then there are two types of variation. The first is variations due to chance cause, और दूसरा है variations due to assignable cause. अच्छा, पहले मैं बात करता हूं चांस कॉज की. देखो, मान लो कि मैं स्क्रू बना रहा हूं, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ स्क्रू,
मैं 1 इंच के, 1.5 इंच के, 2 इंच के, 3 इंच के स्क्रू बनाता हूँ और उसको एक पैकेट में बेचता हूँ। मैं एक स्क्रू तो बेचूंगा नहीं, मैं प्रोड्यूसर हूँ। अब मान लो एक पैकेट में लेट अस से 1000 स्क्रूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पैकेट है स्क्रू का, 1 इंच के स्क्रूज हैं उसके अंदर, ऐसे 1000 स्क्रू है, ठीक है। मैंने आपको बेचा। अब आपने क्या किया, घर जाके आपने चेक किया कि कुछ स्क्रूज 1 इंच के थे। आपने ऐसा विश्लेषण एनालिसिस किया कि 98% स्क्रूज जो थे वो 1 इंच के थे, 1% स्क्रूज जो थे वो 1.01 इंच के थे और बाकी के 1% जो स्क्रूज थे वो 0.99 इंच के थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे उसका सही सही जवाब देना। अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसा कहूंगा कि ये सारे स्क्रूज डिफेक्टिव है, या ये लेट अस से ये जो 1000 स्क्रूज का जो पैकेट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? सोच समझ के जवाब देना, रैशनल जवाब देना, बुकिश आंसर नहीं चाहिए मेरे को। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल, क्या मैं ये स्क्रूज एक्सेप्ट करूं? सोच लिया आप सब लोगों ने आंसर, मुझे बोल दिया, मैंने सुन भी लिया। नाउ द आंसर इज these screws are acceptable. Why? I will tell you. क्योंकि यार देखो डिफरेंस 1.01 इंच है यार, और ये 0.99 इंच है, मतलब ये बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। हाँ, अगर 1% स्क्रू 1.5 इंच के होते और बाकी 1% स्क्रूज लेट अस से 0.5 इंच के होते तो आप कह सकते हो कि हाँ, इसमें 2% स्क्रूज ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी के नहीं है। और ये देखो होता है, आप चाहो या ना चाहो, चांस कॉज इज ऑलवेज प्रेजेंट। मतलब थोड़ा 19-20 हर जगह होता है ना। देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ऐसे ही सारी मशीन्स भी बनाई तो इंसानों ने ही है ना। तो वो मशीन से जो प्रोडक्ट निकलेंगे जरूरी नहीं कि सारे सेम क्वालिटी के हों, थोड़ा 19-20 तो होता ही है। तो वो जो 19-20 है उसे हम कहते हैं वेरिएशन ड्यू टू चांस कॉज। इसको आप चाहो तो भी उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में से रिमूव नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूं असाइनेबल कॉज। असाइनेबल कॉज मतलब मान लो कि 1.5 इंच का स्क्रू है, आधे इंच का स्क्रू है, तो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है देयर इज अ डिफरेंस इन रॉ मटेरियल। दूसरा, देयर इज डिफरेंस इन मशीन्स। तीसरा, there is a what you can say difference in operators of machine. तीसरा के बाद चौथा है तुम्हारा difference in time. See, these are the 3 assignable cause. क्या आप कह सकते हो कि हाँ, इन वजह से, इन रीजंस से जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिफरेंस इन रॉ मटेरियल। कि भाई आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका प्रोडक्ट अच्छा निकले, लेकिन सीधी बात है, अगर तुम्हारा रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं है तो जो फिनिश गुड्स बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि तुम्हारा रॉ मटेरियल ही ठीक नहीं है, पहली बात ही वो। और जब आपका रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है तो फिनिश गुड्स क्या खाक अच्छा बनेगा? ये कॉमन सेंस वाली बात है। सो डिफरेंस इन रॉ मटेरियल। दूसरा है डिफरेंस इन मशीन्स। इट इज वेरी पॉसिबल कि जो नई मशीन होगी उससे जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो अच्छे ही होंगे, और पुरानी मशीन से जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो डिफेक्ट आएगा, बिकॉज वो पुरानी मशीन पे बनाए गए हैं। डिफरेंस इन ऑपरेटर। अब देखो, हर किसी की एफिशिएंसी सेम नहीं होती। कुछ ऑपरेटर्स, कुछ वर्कर्स, कुछ मैनेजर्स बहुत एफिशिएंट होते हैं, कुछ नहीं होते। डिफरेंस इन टाइम। मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर फ्रेश होते हैं तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन जो नाइट शिफ्ट के वर्कर्स हैं वो ज्यादा गलतियां करते हैं। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं, हम कितना भी पूरी रात जाग लें लेकिन एक झपकी तो अपने को आती ही आती है। कुछ भी कर लो, आप पूरा दिन सो लो लेकिन रात को आप नहीं जा सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है।
कि मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट ये वर्कर्स में बहुत डिफरेंस होता है काम करने में, इसलिए आप नोट करना कि नाइट शिफ्ट के वर्कर्स की सैलरी मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर्स से ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स होती है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर को 10,000 दे रहे हैं तो नाइट शिफ्ट में वही 15,000 हो जाती है, 12-15 के आसपास रेंज होती है। उसका रीजन यही है। सो दीज आर द असाइनेबल कॉस्ट। और अगर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में ये असाइनेबल कॉस्ट प्रेजेंट है तो उसे हमें रिमूव करना है। अब वो कैसे रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं थियरी ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, जो हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक है। नाउ व्हाट डज थियरी ऑफ कंट्रोल चार्ट सेज? थियरी ऑफ कंट्रोल चार्ट सेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिमिट। वन इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट, जिसे हम CL भी कहते हैं। एक होती है लोअर कंट्रोल लिमिट। बेटा ये जो सेंट्रल लिमिट है इसको कंट्रोल लिमिट भी कहते हैं, कंट्रोल और सेंट्रल लिमिट, जैसे हम लोग LCL कहते हैं, दैट इज लोअर कंट्रोल लिमिट। और एक होती है अपर कंट्रोल लिमिट, जिसे हम कहते हैं UCL। अब ये कंट्रोल लिमिट में क्या होता है, एक वेरिएबल को हम लेते हैं, लेट अस से दैट वेरिएबल इज T। तो जो सेंट्रल लिमिट है या जो कंट्रोल लिमिट है उसमें हम लोग लेते हैं मीन ऑफ T। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है T उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लोअर कंट्रोल लिमिट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एवरेज आया T का, उसमें से हम उसका 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करते हैं, इसको हम बोलते हैं मीन ऑफ T माइनस 3 सिग्मा। हियर दिस इज कॉल्ड सिग्मा एंड सिग्मा मींस स्टैंडर्ड डेविएशन। और अपर कंट्रोल लिमिट में हम लोग ये जो मीन ऑफ T आया उसमें हम ये 3 सिग्मा प्लस करते हैं, इसे हम 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स भी कहते हैं ऑफ T। फिर से देयर आर 3 लिमिट्स, सेंट्रल लिमिट जिसे हम CL कहते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट जिसे हम LCL कहते हैं, और अपर कंट्रोल लिमिट जिसे हम UCL कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लोअर और अपर में डिफरेंस खाली प्लस माइनस का है। लोअर में 3 टाइम्स सिग्मा माइनस होगा, अपर में 3 टाइम्स सिग्मा प्लस होगा। किस में? T के एवरेज में। T कौन है? तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट का, उसका एवरेज निकालेंगे तो वो सेंट्रल लिमिट, 3 सिग्मा माइनस करेंगे तो लोअर, 3 सिग्मा प्लस करेंगे तो अपर। फिर क्या होता है, फिर हम लोग इसको हमारे y एक्सिस और x एक्सिस में प्लॉट करते हैं। तो ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है। ठीक है, ये है तुम्हारा CL, एकदम सेंटर में होगा वो। ये है तुम्हारा UCL, सबसे ऊपर होगा वो। और ये होगा तुम्हारा LCL, सबसे नीचे होगा। एंड लेट मी टेल यू, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा ही, क्योंकि इसमें हमने 3 सिग्मा माइनस किया, इसमें 3 सिग्मा प्लस किया है। किस में से? एवरेज ऑफ T में से। मतलब इसमें से ये 3 सिग्मा माइनस है और इसमें ये 3 सिग्मा प्लस है, सो दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल ऑलवेज। अब क्या करना है, ये जो x है यहाँ पे हम हमारे सैंपल्स लिखेंगे, आई मीन सैंपल्स बताएंगे, और यहाँ पे हम हमारा जो T का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ बताएंगे। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे इस तरह से, विल प्लॉट द पॉइंट्स। अगर सारे पॉइंट्स इस UCL और LCL के बीच में आते हैं, नोट डाउन करना प्लीज सब लोग, if all the plotted points of the samples lies between UCL and LCL, then we can say that the production process is under control। फिर से, अगर सारे पॉइंट्स UCL और LCL के बीच में रहते हैं तो हम कहेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में है। पर मान लो कि कोई भी पॉइंट UCL के ऊपर या LCL के नीचे गया, कोई भी पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ये यहाँ पे इस तरह से। अगर UCL क्रॉस कर गया या LCL के नीचे गया तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल एंड
असाइनेबल कॉज इज प्रेजेंट, मतलब जो हमने ऊपर कॉजेस डिफाइन किया ना, ऊपर ये आई शो यू सी अगेन, ये कॉज, ये 4 कॉज, इन चारों में से कोई एक कॉज प्रेजेंट है विच शुड बी detected and removed from the production process. Please remember this. फिर से, तो ये जो 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट है वो क्या है? 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट में हम पहले एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, टी, कोई भी कह सकते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है, वो अपने को सामने दिया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सो उस टी का हम लोग पहले एवरेज निकालेंगे, जैसे हम कहेंगे मीन ऑफ टी। फिर ये मीन ऑफ टी में से उसका 3 सिग्मा माइनस करेंगे और 3 सिग्मा प्लस करेंगे। फिर इनको हम हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर ये हम प्लॉट कर देंगे इस तरह से। फिर जितने भी सैंपल्स के पॉइंट्स है वो हम प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अगर सारे पॉइंट्स ये यूसीएल और एलसीएल के बीच में आते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में है। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है, कुछ असाइनेबल कॉज प्रेजेंट है जो हमें डिटेक्ट करना है और हमें उसे क्या करना है, रिमूव करना है। सो दिस इज द थियरी ऑफ कंट्रोल चार्ट्स based on 3 sigma. Yes, any questions to anybody? Theory of runs. अब ये theory of runs क्या है? तो देखो, मैंने आपको अभी बोला कि अगर सारे पॉइंट्स UCL और LCL के बीच में आते हैं तो हम कहेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में है। लेकिन there is an exception to this. Exceptions are always there. Now what is that exception? So मान लो ये तुम्हारा x और y एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा UCL है, ये तुम्हारा CL है और ये तुम्हारा LCL है, ठीक है। और मान लो आपने जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं वो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और एक और डायग्राम बताता हूं मैं साइमल्टेनियसली आपको, so it will be more clear to us as well. ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा UCL है, ये तुम्हारा CL है और ये तुम्हारा LCL। और इसका कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा है। अब एक नजर में देखने से क्या लगता है कि सारे पॉइंट्स UCL और LCL के बीच में तो हैं सर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे T बताया हमारा, यहाँ पे हमने सैंपल्स बताए, यहाँ पे भी हमने सैंपल्स बताए और यहाँ पे हमने हमारा T बताया। हाँ, तब आप ये बोलोगे सर दोनों कंट्रोल में तो हैं लेकिन दोनों कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? इसे हम कहते हैं थियरी ऑफ रन्स, इसे हम कहते हैं रन अबाव और इसे हम कहते हैं रन बिलो। नाउ व्हाट इज दिस रन अबाव एंड रन बिलो? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स falls between UCL and LCL, then it is called run above. And if majority of the points falls between CL and LCL, then it is called run below. मतलब कभी भी ये पॉइंट खुदक के UCL के ऊपर जा सकता है और कभी भी ये पॉइंट खुदक के नीचे LCL के नीचे आ सकता है। और इसके लिए आपको एक टेबल देता हूं, वो टेबल आपको याद रखना है कि हाउ वी कैन डिसाइड कि रन अबाव के रन बिलो है, मतलब थियरी ऑफ रन्स है। उसमें आपको पहला पॉइंट याद रखने का, अगर सातों के सातों पॉइंट्स, ओके, ऑल 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, ये ध्यान रखना, फॉल्स ऑन द सेम साइड। बेटा ये चीज ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ। ये देखो, ये सारे पॉइंट्स एक साथ एक ही साइड पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे थियरी ऑफ रन है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी एक यहाँ फिर वापस एक यहाँ आ जाए, तो वो थियरी ऑफ रन नहीं है।
थियरी ऑफ रन मतलब एक ही साइड पे है, या तो बिटवीन यूसीएल एंड सीएल, या तो बिटवीन सीएल एंड एलसीएल. दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो अगर सातों कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स एक साथ एक साइड पे हैं तो आप कह सकते हो थियरी ऑफ रन है. फिर दूसरा है 10 पॉइंट्स हो आउट ऑफ 11 fall on the same side. तीसरा 12 points out of 13 or 14 points fall on the same side. चौथा 14 points out of 17 points and 16 points out of 20 fall on same side. अब इसको याद रखना भी इजी है. कैसे याद रखने का? ये देखो, ये 10, 12, 14, 16 सब में 2-2 का गैप है, और ये 11, 14, 17, 20 इनमें 3-3 का गैप है. इसलिए यहाँ पे 2-2 प्लस करते जाने के और यहाँ पे 3-3 प्लस करते जाने के. सो कब बोलेंगे हम थियरी ऑफ रन है? या तो सातों कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट एक साथ आए, या तो 11 में से 10 आए, 14 में से 12 आए, 17 में से 14 आए और 20 में से 16. ठीक है, तो हम कहेंगे कि थियरी ऑफ रन जो है वो एग्जिस्ट करता है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी.